बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 सितंबर पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 73 डेज टू गो। 70 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के आने में। जाहिर है ये उनकी दूसरी रिटायरमेंट है और दूसरी ही एक्सटेंशन चाह रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि हर दिन मुश्किल होगा, उनके लिए भी, रजीम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, क्योंकि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है इस एक्सटेंशन के लिए, कुछ भी झोंकने को तैयार है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को वो झोंक देने को तैयार है। बहरहाल आज की अहम खबरों की तरफ हमने आना है। एक तो ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद जो इमरान खान के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी और कर्नल रेहान जो इमरान खान के साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, उन्होंने इमरान खान के तोशाखाना केस में गवाहियां दी हैं, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ अहम बड़ी खबरें हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में एक बड़ी ही, मैं ये कहूँगा कि बोल्ड स्टेटमेंट दी है। अभी तक की उनकी जो 3, 4, 5 बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट आप कह सकते हैं वो कल उनके ट्वीट की शक्ल में सामने नजर आई है और एक किस्म का उन्होंने उड़ा के रख दिया है फील्ड मार्शल के पूरे बयानिए को, मुकम्मल एक्सपोज किया है फील्ड मार्शल को। एक बड़ा, आप ये कहें कि पावरफुल उन्होंने पुशबैक दिया है। ये पूरी की पूरी जो रजीम ने एक कहानी फील्ड मार्शल के इर्द गिर्द बुनने की कोशिश की है। अपने पैगाम में सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर आसिम मुनीर साहब को ललकारा है या पुकारा है, उनका नाम लिखकर उनको ये पैगाम दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने भी झुकने को शिर्क समझता हूँ। इमरान खान ने कहा कि आप मुझ पर और मेरी बीवी बुशरा बीबी पर जितना मर्जी टॉर्चर कर लें, मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, आपका मुकाबला करूंगा। फिर उन्होंने हवाला दिया 1971 और 70 के अवाइल का और बताया कि उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान ने जिस तरीके से अपनी आमरीत मुसल्लत की थी, अपनी डिक्टेटरशिप मुसल्लत की थी, बिल्कुल उसी तरह से आज आसिम मुनीर साहब ने भी 9 मई का ये ड्रामा रचाकर उससे अवाम के मैंडेट को लूटा, इलेक्शन को लूटा और जाली इलेक्शन के जरिए या जाली नताइज के जरिए चोरों डाकुओं को लाकर मुसल्लत कर दिया। जैसे उस वक्त के आर्मी चीफ ने शेख मुजीब की 162 में से 160 सीटों को तस्लीम नहीं किया था और मुल्क तोड़ दिया था, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उन्हीं लाइंस के ऊपर रवां दवा हैं और बिल्कुल उसी तरीके से फौज के कंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं और मुल्क पर अपनी आमरीत और अपना कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी आमरीत और अपना इक़्तिदार, जो ये 5 साल 10 साल इक़्तिदार अपना बनाने के लिए इन्होंने हर जुर्म कर डाला है। आगे उन्होंने बताया कि किस तरीके से सजा याफ्ता लोग तो ले आए, फिर 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया का गला घोंटा। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इन्होंने दहशत ज़दा किया और आज़ाद मीडिया पर कदगन लगा के पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया का तस्वर ख़त्म कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी और कड़ी बात उन्होंने आसिम मुनीर पर की, और मैं ये कहूँगा कि जो बहुत ही ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने जिस पर रोशनी डाली है, वो है कि अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है आसिम मुनीर साहब की, वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के दौर के शुरू से ही वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की किसी तरह से जंग छिड़ जाए। उन्होंने कहा कि वो कशीदगी बढ़ाने की हर कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अफगान बशिंदों को यहां से जबरदस्ती निकाला, धक्के देकर निकाला, उनकी तहकीर करके निकाला, फिर उनके उस तरफ जाकर ड्रोन हमले किए, उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो माहौल ऐसा बन जाए। फिर याद कीजिए अमेरिका की जंग लड़ने की भी अफगानिस्तान के साथ कोशिश की, बयान तक दे डाले। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश की इन्होंने अफगानिस्तान को इंस्टिगेट करने की कि वहां पर जंग हो, और फिर जो बैरून मुल्क अफगान जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, उन्हें यह एहसास दिला रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कि मैं सबसे बड़ा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाला कमांडर हूं, आप मेरे पीछे अपनी फोर्स लगाइए, मेरे पीछे अपनी ताकत लगाइए, मुझे एक्सटेंशन लेके दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन लेने के लिए मुल्क के अंदर 9 मई इलेक्शन लूटना, अदलिया की तबाही, मीडिया की तबाही, चोरों डाकुओं को लाके खड़े करना, फौज का कंधा इस्तेमाल करना और बैरून मुल्क से सपोर्ट लेने के लिए अफगानिस्तान के साथ हर सूरत पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करके जंग की सूरत क्रिएट करना, ये तरीके इख्तियार किए हैं आसिम मुनीर साहब ने। फिर उन्होंने मईशत पर बात की कि मईशत की तबाही कर दी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कारोबार बंद है, लोग पाकिस्तान के कर्जे बढ़ गए हैं, रुपए की कीमत नीचे चली गई है, जो इन्फ्लेशन है वो आपके सामने है। फिर इखलाकी तनज़ली की बात की, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के जो इन्होंने हकूक लूटे हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म किया, उस पर बात की। और आखिरी बात इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी की, उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक ही पेशीन गोई की थी कि ये सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम जो है वो इलेक्शन में इस तरह से वोट डालेगी कि इनको समझ नहीं आएगी कि इनका क्या बना है। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक और पेशीन गोई करने जा रहा हूं, ये मैं दूसरी पेशीन गोई करने जा रहा हूं। इलेक्शन के बाद इलेक्शन की पेशीन गोई की थी, उसके बाद ये दूसरी पेशीन गोई है, और वो ये है कि अब पाकिस्तान की आवाम तकरीबन तैयार है पाकिस्तान में भी किसी वक्त बांग्लादेश, नेपाल वाली सूरत हाल
हो जानी है और अवाम उस नहज पर पहुंच गई है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो तैयार रहे और अपने मेंबरान पार्लियामेंट को उन्होंने कहा है और अपने पार्टी के अहदेदारों को कि अब वक्त हकीकी अपोजिशन करने का है। अगर आप वजन नहीं उठा सकते साइड पर हो जाएं, लेकिन अगर आप वजन उठा सकते हैं तो फिर डट कर इस फसाइयत का मुकाबला करें। और बिल्कुल अब वक्त आप पहुंचा है कि अवाम किसी भी वक्त अब बाहर निकलकर इन सब का जो है वो इनको मलियामेट कर देगी। अब देखते हैं ये सारी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है, लेकिन बड़ा तगड़ा और बोल्ड बयान है आज इमरान खान साहब का जेल से। ये तगड़े जो चंद एक बयान हैं उनमें से एक है, वाज़े तौर पर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पैगाम भी भेजा है और उनके कारनामे भी गिनवाए हैं। एक तो याया खान वाला तकरीबन तर्ज अमल और दूसरा जो अफगान पॉलिसी उनकी उन्होंने बताई है कि ये हर सूरत जंग करके बाहर से सपोर्ट लेना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। और तीसरी कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश और नेपाल बनने के तकरीबन करीब पहुंच चुका है, किसी भी वक्त ये मामला हो जाएगा। अब जरा आगे चलें। अगली खबर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान जो हैं उन्होंने गवाही दी। अब जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि ब्रिगेडियर अहमद साहब को जबरी रिटायर कर दिया गया या रिटायर कर दिया गया और ये भी कहा जाता है कि उनको अगवा किया गया था। मैंने आपके सामने ये खबर रखी थी। हमारे ज़राए कहते हैं कि ना सिर्फ उनको बल्कि कर्नल रेहान को, दोनों को अगवा रखा गया और उनसे ज़बरदस्ती ये स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई। अब इसमें थोड़ी सी कोताही कह लें, थोड़ा सा आप ये कह लें कि थोड़ी स्पीड कम है। हमारी जितनी भी टीम वकला की अंदर गई उनकी और हमारे जो सियासी लोग अंदर गए उनकी, जो तमाम लोग उसमें गए उन्होंने बाहर निकल के इस पर कोई बात नहीं की। यकीन कीजिए मैंने काफ़ी काविश की कि मुझे पता चले कि अंदर एग्जैक्ट क्या गवाही हुई, लेकिन बहुत तहकीक के बाद भी अभी तक इस बारे में एक मुसद्दका बात सामने नहीं आ सकी कि ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने एग्जैक्ट वहां पर क्या गवाही दी। बहरहाल फिर हमने अपने ज़राए से बातचीत की। ये गैर मुसद्दका बात है, इसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली हो सकती है, वो अगर हुई तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमें दो तरह की तलात आ रही हैं। एक तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो कर्नल रेहान और ब्रिगेडियर अहमद हैं उन्होंने, ब्रिगेडियर अहमद ने, ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो चौधरी निज़ामुद्दीन रिपोर्ट करवा रहे हैं मीडिया में, वो रिपोर्ट करवा रहे हैं कि एक ऐसा सेट गिफ्ट मिला इमरान खान साहब को। ये गालिबन मई 2021 की बात वो कर रहे हैं कि उसमें एक ऐसा सेट मिला इमरान खान साहब को तोहफे में जिसकी कीमत मार्केट में 7 करोड़ रुपए थी और उसकी कीमत इमरान खान साहब ने कम लगवाई 60 लाख के करीब और फिर उसमें से 29 लाख 50% जमा करवा के उसको रख लिया गया और वो तोहफा कभी तोशाखाने में जमा ही नहीं करवाया गया। उसकी तस्वीर दिखाकर उसकी कीमत लगवाई गई। ये मीडिया में रिपोर्ट करवाया जा रहा है चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से कि ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये गवाही दी। इस गवाही को अगर देखें तो ये इमरान खान के खिलाफ मालूम होती है, जिसमें एक्यूज़ ये किया जा रहा है कि तोहफा मिला जिसकी मालियत 7 करोड़ थी, वो तोहफा कभी जमा ही नहीं करवाया। तस्वीर दिखाकर उसकी मालियत जानबूझकर 7 करोड़ वाले की मालियत लगवाई गई सिर्फ 60 लाख और फिर उसमें जमा करवाए गए 29 लाख रुपए और वो तोहफा रख लिया गया। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ऐसी गवाही नहीं दी, बल्कि उन्होंने अदालत में ये कहा कि मुझ पर इमरान खान साहब ने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही मैंने किसी को कहा कि इसकी कीमत कम लगाएं। मेरे इल्म में बिल्कुल ऐसा नहीं है और इसकी जो भी कीमत लगी वो प्रोसेस में से लगी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर जो हमें एक सोर्स ने बताया ये बात है जो ब्रिगेडियर अहमद साहब की मैंने अभी रिपोर्ट की है, तो फिर तो ये केस एक किस्म का ख़त्म हो गया और ब्रिगेडियर अहमद साहब ने ये वाली जो गवाही है ये तो उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन की मंशा पर नहीं दी, जो केस बनाया गया था उसके मुताबिक नहीं दी और ये केस भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जो मीडिया मैंने आपको बताया चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर रिपोर्ट कर रहा है, वो तो वही बात रिपोर्ट कर रहा है जो पहले बताई और कह रहा है कि कर्नल जो रेहान है उन्होंने भी मिलती जुलती ही गवाही दी है ब्रिगेडियर अहमद से कि जानबूझ के कम कीमत लगवाई गई, फिर पैसे आधे दिए गए और वो कम दिए गए। लेकिन जो सोर्स हमें बता रहा है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसी गवाही नहीं दी। यहां पर शहजाद अकबर साहब का एक बयान आया कि आज ब्रिगेडियर अहमद साहब ने एक बोंगी मारी अदालत के अंदर, जिसके बाद उनके लिए बड़े मामलात ख़राब हो गए जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और उनको काफ़ी वकला ने टफ टाइम दिया। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये कमज़ोरी है हमारे वकला की, ये हमारी जो टीम पॉलिटिकल भी अंदर गई है उनकी माजरत के साथ कमज़ोरी है। अगर वो बुरा ना मनाएं, गुस्सा ना करें कि आप गौर कीजिएगा, अब तकरीबन अगला दिन शुरू हो गया अदालत से निकलते ही ये अहम गवाहियाँ थीं। जैसे अनाम शाह के बारे में था कि उन्होंने झूठी गवाही दी, उसके बारे में तो बता दिया जो सलमान सफ्दर साहब थे उन्होंने। इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट गवाहियाँ थीं। इनमें से एक तो चले ब्रिगेडियर अहमद तो रिटायर्ड हैं, कर्नल रेहान तो अभी भी सर्विंग है, यूनिफॉर्म में आर्मी के कर्नल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाहियां थी। इन गवाहियों का पूरा जो बातचीत थी वो मीडिया के सामने रखनी चाहिए थी। अगर आप वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर सकते थे। चुपके से इमरान रियाज साहब को, मुझे, मोहित पीरजादा को, शहजाद अकबर को या किसी भी अपने मनपसंद शख्सियत को आप एक डिटेल्ड अपना व्यू पॉइंट ऑफ द रेकॉर्ड लिखकर भेज देते ताकि हम यहां आवाम को बता सकते कि अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है। क्योंकि रात गई और बात गई, 2 दिन के बाद ये बात पुरानी हो जाएगी। चौधरी साहब के तो इंटरेस्ट में है कि अगर एक यूनिफॉर्म के अंदर ऑफिसर्स
के उनसे वो गवाही दिलवा रहे हैं तो उस पर बातचीत सामने ना हो। लेकिन मेरा अगर आप तजिया इस पर सुने तो मेरा जो अपना ख्याल सुने, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर जो ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान हैं उन्होंने इतनी बड़ी झूठी गवाही दी होगी जो चौधरी निज़ामुद्दीन चाहता होगा, क्योंकि वो क्यों अपनी आखिरत भी ख़राब करेंगे जब उनको पता है, जब दूसरे सरकारी मुलाजमीन ने नहीं दी तो ये क्यों देंगे। ये अलग बात है कि अगर उन्हें अगवा करके बंदूक के जोर पर कुछ करवा लिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से अगर आप अपना ओपिनियन पूछें, क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम भी किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ी गलत बयानी करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। तो ये भी आज की एक डेवलपमेंट है जो हुई है। आने वाले दिनों में इसमें अगर कोई कमी बेशी हुई, हमें पता चली, एक बार फिर मैं कंप्लेन करूंगा अदालत के अंदर जाने वाले और हमारी अपनी वकला टीम की कि उन्हें वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। एक मैंने वकील साहब से रब्ता भी किया जो अंदर भी गए, उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने मुझे आधी बात बताई आधी नहीं बताई, उनको वो भी चौधरी साहब ही हैं, उनको समझ ही नहीं आई कि मैंने पूछा क्या है। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे चेक करके बताएं, उन्होंने कहा बताता हूं, और उसके बाद उन्होंने कभी भी वापस रब्ता नहीं किया बताने के लिए। तो ये थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी है, इसको देखना चाहिए। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, और वो है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ, उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि जब तक हमारी पार्टी की इसके ऊपर कोई वाज़ेह लाइन नहीं आती, मैं इस मुआहदे के ऊपर किसी भी किस्म की, सवाए जो कुछ हुआ है या जो मुआहदे के फैक्ट्स हैं या जो सारे मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं, सवाए वो रिपोर्ट करने के, मैं और कोई राय इस पर फिलहाल नहीं देना चाहता। लेकिन अब इसके ऊपर जो दूसरी कमेंट्री है, जो टाउट सहाफ़ी या दूसरे लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो इस पर जो कमेंट्री कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। जनाब आमिर इलियास राणा, आपको पता है तमगा इम्तियाज़ इनको चौधरी साहब ने दिया हुआ है, नून लीग के, ये भी घर के ही सहाफ़ी समझे इन्हें। उन्होंने कहा है कि 3 साल से SIFC का मजाक उड़ा रहे थे, अब कसीरुल जहती मुआहदे होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ऐसे ही फ़ोन करके नहीं कह दिया कि इमारतों पर चरागां कर दो। सऊदी अरब से लाइव उन्होंने कहा कि 2 घंटे इंतजार करना होगा और सऊदी अरब से लाइव इतलात आएंगी कि पाकिस्तान को क्या कुछ मिल रहा है। बड़े डॉलर मिलने की वो इतला देने की कोशिश कर रहे हैं आमिर इलियास राणा। उसके साथ ही उन्होंने ये खबर दी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी हमाजहत सरमायाकारी मुआहदा बहुत जल्द या चंद घंटों में सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद की तमाम इमारतों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से चरागां करने के अहकामात सऊदी अरब से जारी, पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे लगाए जा रहे हैं। और ये तो वाकई हमने वीडियोज़ भी देखी हैं कि इस्लामाबाद के अंदर सऊदी अरब के झंडे लगाए जा रहे हैं, इमारतों के ऊपर चरागां किया जा रहा है। इस मुआहदे की वजह से आज सऊदी रॉयल एयरफोर्स ने वज़ीर आज़म को सैल्यूट भी पेश किया है, ये कहना है आमिर इलियास राणा साहब का। अब ये बता तो यही रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी कामयाबी, मतलब कि डॉलर ही डॉलर आने हैं, ये आमिर इलियास राणा साहब कह रहे हैं। फिर आगे जो लोकल मीडिया वो कह रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहदा, इस्लामाबाद पाक सऊदी परचमों के रंगों में ढलने की तैयारियां, CDA टीमों ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। जनाह एवेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और कश्मीर हाईवे पर सजावट जारी। CDA एहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मुतहर्रिक और हर तरफ परचम लग रहे हैं, जो सऊदी अरब के और पाकिस्तान के, और चरागां हो रहा है। अच्छा जी, शहजाद अकबर साहब आगे इस पर तज्जिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असल गेम तो हाफिज साहब डाल चुके, सऊदिया में एक आध दिन में ऐलान हो जाना है, लंबे डॉलर्स आएंगे, चौकीदारी के ठेके और अहम रोल होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि पंगा बड़ा है, अंकल सैम खुश नहीं होगा, अमेरिका की तरफ वो कह रहे हैं इस ऐलान से। ये शहजाद अकबर साहब का कहना है। वो ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल रहे हैं कि इससे अमेरिका ज़ाहिर है नाराज़ होगा कि ये मेरा ख्याल है शहजाद अकबर साहब का इशारा ये है कि ये जो इत्तेहाद होगा इसको अमेरिका देखेगा कि ये इसराइल मुखालिफ इत्तेहाद है, तो अमेरिका शायद इस पर नाराज़ ना हो जाए, ये उनका कहना है। अच्छा जी, अगली खबर, पाकिस्तान में गैस कनेक्शन देने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी गई। ये जो घरों में आप गैस जलाते हैं और वो जो कनेक्शन आपको मिलते हैं उस पर अब मुस्तकिल पाबंदी लगा दी गई है। 30 लाख से ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो इस वक्त लाइन में लगी हुई हैं, जो गैस चाहते हैं उन तमाम दरखास्तों को मनसूख कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीज़न ने वफाकी काबीना को ये अपना जो लेटर है मुसव्वदा फ्रेमवर्क का वो भेज दिया है और अब इन 30 लाख लोगों को घरेलू गैस के कनेक्शन जो है वो नहीं मिलेंगे। वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान में गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो है आज़ाद कश्मीर से। अवामी एक्शन कमेटी जो 2 बार अपने मुतालबात आज़ाद कश्मीर में मनवा चुकी है, अब वो तीसरी बार कहें कि उन्होंने एक हड़ताल की कॉल दी हुई है। 38 जो मुतालबात हैं वो सामने लेकर आए हैं, जिसमें गैस, पानी, बिजली सस्ता करने की नहीं बल्कि इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम, बराबरी के हकूक़, पार्लिमानी जो उनका सिस्टम है, जो वहाँ पर मखसूस सीटें महाजरीन को दी जाती हैं, जो वहाँ पर एजेंसीज़ का रोल है, बहुत ही उन्होंने एक जामे किस्म के 38 मुतालबात जो हैं वो सामने रखे हैं। ये अवामी एक्शन कमेटी बड़ी दबंग है। दूसरी तरफ चौधरी साहब इन्हें रॉ की एजेंट और पता नहीं क्या कुछ साबित करने पर लगे हुए हैं। बहुत डेंजरस खेल है। मैं चौधरी साहब को कहूँगा कि ये ना कीजिए,
ये हमारे अपने लोग हैं, इनको इस तरीके से इनके साथ सलूक ना कीजिए। बैठ के बीच बचा करके सियासत हमारी होती रहेगी, हम आपके ऊपर तनकीद भी करते रहेंगे, आपके जुल्म भी होते रहेंगे, जो कुछ भी है। लेकिन कश्मीर में होश के नाखुन लीजिए, जैसे हम बार बार आपको बलूचिस्तान में होश के नाखुन लेने को कहते हैं। वहां पर जिस तरीके से आप 2000 पुलिस एहलकार भेजकर जुल्म करने की तैयारियां कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जरा थोड़ी सी नजरसानी करें, ये बेहतर काम नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रख दें कि पाकिस्तान से पिछले 3 सालों में 28,94,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, असातिज़ा, बैंकर्स, अकाउंटेंट। जाहिर है ब्रेन ड्रेन है, लेकिन हमारे हाफिज साहब कहते हैं कि ब्रेन गेन हो रहा है। भागते चोर की लंगोटी तो आपने सुना था, ये भागते हुए मासूम जो थे, जो पाकिस्तान से भाग रहे थे रोजी रोटी के लिए, इनसे भी हुकूमत ने प्रोटेक्टर के नाम पर एक टैक्स वसूल किया है एयरपोर्ट से जाते हुए, जिसकी मद में 26 अरब 62 करोड़ रुपया पिछले 3 सालों में वसूल किया इन लोगों से, जो बेचारे बाहर कोई ड्राइवर की मजदूरी करने जा रहा है, वो कुछ करने जा रहा है। इन सबको जो है वो लूटा गया है हुकूमत की तरफ से, और 26 अरब 62 करोड़ 48 लाख रुपए इनसे इन्होंने हासिल किए हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसने ये पैसा इनसे वसूल किया है। अच्छा जी, काशिफ अब्बासी साहब की अहलिया, काशिफ अब्बासी के साथ बड़ा जुल्म है, आपको पता है, उन्हें ऑफेयर किया गया है, बहुत ही बड़ी ज्यादती की गई है उनके साथ, बड़ी देर से ऑफेयर है। जुर्म उनका यही है कि वो सच बोलते थे या सच बोलने की कोशिश करते थे। हालांकि काशिफ अब्बासी जो है वो बड़ी कोशिश करते हैं दरमियानी बात करने की, मुतवाज़न बात करने की। वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो किसी एक के पीछे बहुत खुलकर पड़ जाएं या खुलकर कोई ऐसी बात करें कि उन्हें कोई पार्टी समझ ले, तहरीक इंसाफ की या नून लीग की या चौधरी साहब की। वो कोशिश करते हैं दरमियानी किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू देने की। उसके बावजूद उनके साथ कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई और उन्हें बहुत देर से ऑफेयर किया गया ARY से, कई महीने हो गए हैं और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। अब हैरानी की बात यह हुई है, और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पर भी डाला हुआ है। अब हैरानी की बात तब हुई जब उनकी ज़ौजा महर अब्बासी साहबा, जो दुनिया TV पर अपना प्रोग्राम करती हैं, वो जब बैंक गई अपना अकाउंट में से कुछ पैसे निकालने के लिए, तो उनको बताया गया कि उनका अकाउंट फ्रीज है। उन्होंने जब मालूम किया कि क्यों, तो पता चला कि उनके शौहर पर 8 के करीब मुकदमात हैं, उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पर भी डाला हुआ है, और जिसकी वजह से उनके अकाउंट फ्रीज हैं, और आप अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकती, पैसे नहीं निकाल सकते। काशिफ अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया कि यह सरासर नाइंसाफ़ी है, कोई शक नहीं, सही कह रहे हैं वो। और उन्होंने कहा कि क्या हम पाकिस्तान के अब शहरी भी नहीं। ये काशिफ अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया कि क्या हमारी जो शहरियत है उसके भी हमने हक खो दिए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि पहले उन्हें ऑफेयर रखा, अब उनकी अहलिया के अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। मतलब कि वो घर कैसे चलाएंगे, वो कैसे जिंदा रहेंगे, ये हाफिज साहब और उनके साथियों को कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बस तुन के रखने वाली पॉलिसी। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं, हम तो आपके सामने ये रखते नहीं, मैं हूं या इमरान रियाज हैं या साबिर शाकिर हैं या दूसरे दोस्त हैं, पिछले साल से ज़्यादा यही सब कुछ चल रहा है। हमारे पिछले रिश्तेदार, ये सिर्फ ऐसा नहीं, आपके लिए हैरानी की बात होगी कि ऐसा नहीं कि हमारे इमीडिएट जो फैमिलीज है वो, दूर दूर के रिश्तेदारों के भी, मतलब ऐसे रिश्तेदारों के भी जिनको मैं कभी बहुत मुद्दत से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनके भी अकाउंट इन्होंने मेरे रिश्तेदारों के बंद किए हुए हैं। और ये अकेले मेरे नहीं है हाल, मैंने आपको बताया ये, और पिछले साल 1.5 साल से हम तो बोलते नहीं कि इस फोरम को अगर हम अपनी बिपता आपके सामने रखेंगे तो आप कहेंगे कि यार आपको हम खबरों के लिए सुनने आते हैं, आप हमें खबरें दें, आप हमें बताएं क्या हो रहा है, आप यहाँ अपना रोना शुरू हो गए। तो यकीन कीजिए बताते नहीं, लेकिन ये साल के करीब हो गया, 1 साल या 1 साल से कुछ ज़्यादा, जब से ये अकाउंट फ्रीज हैं, और ऐसे ही मामला चल रहे हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, हमारे तो पासपोर्ट्स भी ब्लॉक हैं, शहरियत ख़त्म है, कोई हकूक नहीं है, हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ चौधरी साहब ने ब्लॉक किया हुआ है। वो दुनियावी खुदा बने हुए हैं और उन्होंने दुनियावी खुदाई का दावा किया हुआ है, और हमसे सब उन्होंने हकूक छीने हुए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर चल रहा है हाल, तो कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से इसके साथ सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि महर बुखारी साहबा बहुत बेहतरीन आवाज़ उठा रही हैं, वो अभी भी कोशिश करती हैं मुतवाज़न शो करने की। काशिफ अब्बासी साहब पहले ही विक्टिम है, तो जब कोई विक्टिम हो तो उसको मजीद उसके ऊपर तनकीद किसी सूरत नहीं चाहिए। लेकिन एक सोशल मीडिया पर उनका पुराना क्लिप महर अब्बासी साहबा का चलाया जा रहा है, वो जरा क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं उसकी बैकग्राउंड आपको बताता हूं। ये जरा सुनिए। आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाइए, इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ का क्या करेंगे? 4 निकालेंगे आप बैठ के, अगर डिफॉल्ट हो गए सर। हम यहाँ पे मुल्क के साथ या अमरियत के साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान का सर्वाइवल डेमोक्रेसी में है। सुन लिया आपने, वो अपने शो में जब वो कह रही थी कि मईशत बैठ गई है, हमें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, तो उस पर फैसल चौधरी साहब ने कहा था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ ले आएं। तो वो कह रही थी कि रूल ऑफ लॉ का अचार डालना है, अगर मईशत ही बैठ गई तो रूल ऑफ लॉ को क्या करना है, मईशत को बेहतर करें, इकॉनमी को बेहतर करें। तो उस पर आज सोशल मीडिया पर उन्हें मशवरा दिया जा रहा है कि महर बुखारी साहबा, इसलिए रूल ऑफ लॉ जरूरी होता है क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मईशत बेहतर हो या ना हो, ऐसे आपके अकाउंट फ्रीज कर देंगे, किसी के अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और रूल ऑफ लॉ होगा तो वो जाकर दरवाजा खटखटा कर मुल्क के अंदर
अंदर अपना इंसाफ ले सकेगा। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर उसे फड़का दिया जाएगा और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर ये जो उनकी बात भी उस वक्त शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, वो बात कोई और कर रही हूं, लेकिन क्योंकि ये टुकड़ा आज चल रहा था हमने आपके सामने रखा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इस मौके पर जब पहले ही काशिफ अब्बासी और उनकी ज़ौजा महर अब्बासी और उनके बच्चों को और उनके खानदान को चौधरी निज़ामुद्दीन ने, मीन फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों ने तख्ता मश्क बनाया हुआ है, वो इस वक्त मजलूम है, विक्टिम है, तो हम भी उनको मजीद तनकीद या उनके ऊपर मजीद तनकीद करने का हम भी सामान बना ले इस चीज़ को। मेरे ख्याल में हमें उन्हें भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए और इस सब चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए जो उनके साथ और बाकी तमाम शाकिर साहब हैं, दूसरी जितनी भी आपके सामने जर्नलिस्ट हैं। हमारी एक खातून जर्नलिस्ट हैं जिन्हें इससे पहले नौकरी से भी फारिग करवाया गया और उसके बाद उनके भी अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज करवाए गए। बाकी मैंने आपको बताया कि सबके साथ तकरीबन यही काम जो है वो बार बार जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।